उसके बाद रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, टेम्परामेंटल में देयर इज़ सम एविडेंस फ्रॉम रिसर्च विद इंटरनेशनल adoptees in the US that both blunted reward sensitivity and decreased inhibitory control are associated with indiscriminate सोशल बिहेवियर। कि यहाँ पे कुछ एविडेंसेस आए हैं रिसर्च के थ्रू कि इंटरनेशनल अडॉप्टीज़ जो उनसे थे यूएस में, उन लोगों ने दोनों ने ब्लंडेड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी और डिक्रीज इनहिबिटरी कंट्रोल जो है वो रिपोर्ट किया। मतलब कि बहुत उस बच्चे को बस रिवॉर्ड चाहिए और रिवॉर्ड लेने के लिए कुछ भी वो करता है। और नंबर टू नहीं उस बच्चे को रिवॉर्ड सज़ा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और नंबर 2 उस बच्चे को पे कोई इनहिबिटरी कंट्रोल नहीं है कि उस बच्चे को ये नहीं पता कि कहाँ पे मैंने रुकना है, कहाँ पे मैंने, वो हर चीज़ को ओवरडू कर जाते हैं। ठीक है, और ये इनडिस्क्रिमिनेट सोशल बिहेवियर्स की वजह से में भी एसोसिएट किया गया है कि इन सब के साथ साथ इनडिस्क्रिमिनेट सोशल बिहेवियर कि मुझे किसी से कम समझा जाता है या मुझे किसी से कम क्यों समझा जाता है, इस चीज़ का टेम्परामेंटल है वो। ठीक, इन्वायरमेंट में सोशल सीरियस निगलेक्ट जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट है कि उसकी हिस्ट्री में एक अर्ली डिप्रिवेशन ऑफ केयर हो। ठीक है, तो इसी तरह ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है कि सीरियस सोशल निगलेक्ट उस बच्चे में देखा, उस बच्चे की अर्ली लाइफ में देखने में आता है। द रैशनल फॉर दिस रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स रिसर्च फाइंडिंग आर स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड बिटवीन निगलेक्ट एंड फीचर्स ऑफ द डिसऑर्डर, कि यहाँ पर निगलेक्ट और डिसऑर्डर के फीचर्स आपस में अच्छे से एसोसिएटेड हों और एसोसिएटेड हैं, ये रैशनल है। उसके अलावा फिर अदर फैक्टर्स जो उनसे इम्प्लिकेट किए गए हैं इसमें, जैसे कि मल्टीपल प्लेसमेंट डिस्ट्रप्शंस, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इन द मदर और अपेरेंट केयर गिविंग बिहेवियर्स, लो क्वालिटी ऑफ केयर्स, ये सारी जो सी फैक्टर्स हैं ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। उसके अलावा ऑल ऑफ दीज कंट्रीब्यूट टू द इनसफिशिएंट केयर क्राइटेरियन। अब हमने जितने भी अभी तक सूरत हाल और सिनेरियोस डिस्कस किए हैं वो सारे किसका क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, इनसफिशिएंट केयर का, जिसकी वजह से फिर हमारा वही क्राइटेरिया सीरियस है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उस पर हम सबमिट कर देते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ सेवरली निगलेक्टेड चिल्ड्रन जो उनसे हैं उनमें ही इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस किया है डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर, वो फिर भी बहुत कम लोगों में रेयर है, 2% बच्चों में दिखाई दिया। अगर हमारे पास 100% सेवरली निगलेक्टेड चिल्ड्रन हैं उनमें से सिर्फ 2% बच्चों में इस डिसऑर्डर को देखने में आया है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल, various neurobiological factors have been associated with symptoms of the disorder, but findings concerning the nature of such factors and their specific tie to the disorder remain preliminary। ये बहुत से न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इस सिम्टम्स के साथ, इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स के साथ एसोसिएट करते हैं, और फाइंडिंग्स ने भी ऐसा ही कुछ नेचर जो सा फाइंड आउट किया है। इसलिए फिर हम लोगों ने एक सी फैक्टर ऐड किया है। सी फैक्टर में क्या है कि मे बी उसके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों, ऐसी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस हो। ठीक, उसके बाद है कोर्स मॉडिफायर, केयर गिविंग क्वालिटी सीम्स टू मॉडरेट द कोर्स ऑफ डिसइनहिबिटेड। अब अगर केयर गिविंग क्वालिटी अगर हम बेहतर कर देना तो ये सोशल डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर जो सा है ना वो बच्चों में, एटलीस्ट इन यंग चिल्ड्रन, वो कम हो सकता है। Nevertheless, even after placement in normative caregiving environment, some children show persistent signs of the disorder. Although ऐसा भी हुआ है कि normative caregiving environment में भी कुछ बच्चों को ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन उन लोगों ने फिर भी persistently ऐसे ही सिम्टम्स को शो किया, ऐसे ही साइंस को शो किया अपनी एडोलसेंस में भी और अडल्टहुड में भी। लेकिन कुछ लोगों में ये सीवियरिटी से मॉडरेट लेवल पे आ गई थी चीज़ें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर, इसमें सबसे पहले ADHD के साथ ही है। ADHD में क्या होता है कि ADHD में उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती है अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी के साथ। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अटेंशन स्पैम हो रहा होता है, जिसकी वजह से अक्सर ADHD के बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते कमांड्स को, क्योंकि अटेंशन स्पैम नहीं इतना कि वो कमांड फॉलोइंग बिहेवियर शो करें या आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करें या फिर एक कन्वर्सेशन जनरेट करें। और हाइपर एक्टिविटी इतनी होती है कि एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम, तीसरे काम से चौथे काम, हर वक्त कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक काम में इंगेज्ड और कुछ ना कुछ करते जाना। तो इस वजह से अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। लेकिन
सोशल इम्पल्सिविटी जो सी होती है ना, सोशल इम्पल्सिविटी में मतलब डिसइनिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर में वो बच्चा जब लोगों के साथ इंगेज करता है सोशली, तो हमने बात की कि उसको फिज़िकल और वर्बल बाउंड्रीज़ को भी वो क्रॉस कर जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह का सोशल इम्पल्सिविटी बिहेवियर्स है। ADHD में भी होगा, सोशल इम्पल्सिविटी हो सकती है एज द फॉर्मर डू नॉट शो, लेकिन डिसइनिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर वाले शॉर्टेन अटेंशन स्पैम या हाइपर एक्टिविटी शो नहीं कर रहे होंगे। डिसइनिबिटेड सोशल इंगेजमेंट वाले बच्चे अटेंशन स्पैम और हाइपर एक्टिविटी एज सच ADHD की तरह शो नहीं करेंगे। उनकी जो होगी वो होगी इमोशनल इम्पल्सिविटी ही सिर्फ होगी, और हमने उसको एज अ इमोशनल इम्पल्सिविटी ही डील करना है। उसके बाद कोमोबिडिटीज़ आ जाती हैं, उसमें है कंडीशंस एसोसिएटेड विद निगलेक्ट इंक्लूडिंग कॉग्निटिव डिलेज, लैंग्वेज डिलेज, स्टीरियोटाइपीज में को ऑकर विद डिसइनिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर। कि ऐसी कंडीशंस जिसमें निगलेक्ट आ जाता है, कॉग्निटिव डिलेज आ जाते हैं, लैंग्वेज डिलेज आ जाते हैं, कुछ स्टीरियोटाइपीज भी आ जाती हैं, और ये सारी को ऑकर हो सकती हैं डिसइनिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर के साथ। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी को ऑकर हो सकता है in younger children and in middle childhood. Disinhibited social engagement disorder often co-occur with ADHD. अब यहाँ पे क्या बात हमने की कि ADHD के साथ भी ये co-occur हो सकता है। पीछे हमने क्या बात की कि सोशल इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी इन अटेंशन में फ़र्क है। हाँ, ADHD वाले बच्चे इम्पल्सिव हो सकते हैं, लेकिन सोशली इम्पल्सिव लोगों के साथ इतनी इम्पल्सिवली मतलब कि रिलेशनशिप बिल्डिंग या अटैचमेंट शो करनी, इट्स समथिंग एल्स। तो यहाँ पे भी वही बात की है कि ADHD सोशल डिसइनिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर जो है वो ADHD के साथ कोकर हो सकता है। एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स कोकरेंस हैज़ बीन proposed to relate to common impairment in cognitive inhibitory control। ठीक, और आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो, इसमें इस डिसऑर्डर की अच्छे से समझ आई हो। स्टिल कोई क्वेश्चन है, स्टिल आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस या कोमॉर्बिड फैक्टर्स के साथ कोई भी मसला है, यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। और अगर मज़ीद कोई क्वेरी है किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मीनवाइल इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देकर मज़ीद ऐसी वीडियोस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में चाहिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी कोई भी कमेंट, कोई भी राय, कुछ भी, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।